हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर सुनीता शर्मा। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे। कल हमने यहाँ तक कर लिया था ये इनडायरेक्ट टैक्स तक। नेक्स्ट देखिए, अब डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यू नो दैट व्हाट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो हम खुद चुकाने पड़ते हैं, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, इस तरह के। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम दूसरे व्यक्ति पर टाल सकते हैं, इनकी बिक्री कर है, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, तो ये टैक्स को हम दूसरे पर टाल सकते हैं, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखो प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों में डिफरेंस क्या है। अंतिम भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसको देना होता है, लेकिन उसको हम टाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, करों को टालना। प्रत्यक्ष करों को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष करों को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कर। प्रत्यक्ष कर प्राय प्रगतिशील कर होते हैं, वास्तविक भार अमीरों पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं, वास्तविक भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। ये वही नोट कर लेना ये पॉइंट, ठीक है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फीस। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देखिए आप, सॉरी, करयुक्त राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्रोत, ब्याज, लाभांश से प्राप्त होती हैं। यानी कि टैक्स को छोड़कर हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड से प्राप्त होती है, ब्याज और लाभांश से प्राप्त होती हैं। फर्स्ट देखिए इसमें फीस, लाइसेंस और परमिट। फीस क्या होती है? जब हम किसी भी कार्य कराने के लिए उसका भुगतान करते हैं, जैसे भूमि का रजिस्ट्रेशन कराना है, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की फीस है, पासपोर्ट फीस है, कोर्ट फीस है इत्यादि। फीस क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है, इट इज़ नेसेसरी पेमेंट। फीस भुगतान करने वाले को विशेष लाभ पहुंचाती है। फीस व्यापारिक सेवा का भुगतान, कीमत नहीं है। यदि राज्य द्वारा दी गई प्रशासन के न्याय संबंधी सेवाओं का भुगतान है। फीस की रकम साधारणतः उसके बदले में दी जाने वाली सेवाओं की लागत के बराबर होती है। यानी कि जो हमें सेवा मिलती है बदले में, उसकी लागत के जो बदले हम फीस देते हैं वो हमारी फीस की रकम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइसेंस एवं परमिट। लाइसेंस एवं परमिट क्या है? कुछ व्यक्ति कुछ मतलब स्पेशल कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, तो उसकी जो फीस होती है लाइसेंस फीस, यानी कि चार्ज टू गिव परमिशन फॉर समथिंग बाय द गवर्नमेंट। इसके उदाहरण ड्राइविंग लाइसेंस, आयात लाइसेंस। फीस एवं लाइसेंस में डिफरेंस ये है कि लाइसेंस फीस तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को विशेष कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है, उसके बदले में कोई भी सेवा प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत फीस के बदले सरकार से सेवा प्राप्त होती है। लाइसेंस का उद्देश्य विशेष कार्य करने की अनुमति के लिए अतिरिक्त लोगों के कार्य को नियंत्रण करना भी होता है। जब सरकार कुछ लोगों की किसी कार्य को करने का अधिकार नहीं देना चाहती है तो उसे लाइसेंस देने से मना कर देती है। जैसे शराब बेचने का लाइसेंस देकर सरकार शराब की बिक्री को नियंत्रित करती है। यानी कि ये नहीं कि हर कोई शराब बेच सकता है, उसके लिए परमिट और लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेट। एसेट से अभिप्राय सरकार की उस आय से है जो लोगों की लावारिस संपत्ति होती है ना, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, वो उसके लिए होती है। जो उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के नियुक्त हो जाती है, उस संपत्ति को लावारिस संपत्ति कहते हैं। लावारिस संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। विशेषांकन, स्पेशल असेसमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट की सरकार की गैर कर आय का एक अन्य साधन विशेषांकन है। इसमें विशेषांकन वह भुगतान है जो सरकार के फलस्वरूप किसी संपत्ति में सुधार होने या उसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण मालिकों द्वारा सरकार को दिया जाता है। ठीक है, कि कोई संपत्ति में वृद्धि कर रहा है तो उसके जो मालिक हैं वो सरकार को, गवर्नमेंट को देते हैं। स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। जैसे सरकारी कार्य हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवरेज व्यवस्था है, नालियों का निर्माण है, तो विशेष संपत्ति के लिए किराए की रकम में वृद्धि हो जाती है। इन सुधारों पर किए गए खर्च का कुछ भाग गया है सरकार विशेषांकन के रूप में संपत्ति के मालिक से वसूल कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुर्माना एवं जब्ती। जुर्माना जब्ती वे भुगतान है जो कानून तोड़ने पर, जो हम कोई भी कानून तोड़ते हैं, गवर्नमेंट का जो कानून बनाते हैं वो तोड़ते हैं, उसके लिए आर्थिक जो दंड भुगतान करना पड़ता है उसको जुर्माना जब्ती कहते हैं। आर्थिक दंड के रूप में कानून तोड़ने वाले को सरकार को देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार उद्यमों से आय। सरकारी उद्यमों से जो हमें आय इनकम होती है, जैसे रेलवे है, बिजली है, कई कारखाने जैसे नांगल का खाद कारखाना है, इंडियन ऑयल है, भिलाई का इस्पात कारखाना है, इस तरह की जो मालिक होते हैं वो गवर्नमेंट को इनकम देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपहार और अनुदान। सरकार को प्राप्त होने वाले उपहार भी आय का एक स्रोत है। कोई भी देश पर कोई विशेष विपत्ति आती है, जैसे भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, अकाल, युद्ध, इस तरह के, इस युद्ध के आदि के समय समाज के नागरिक राज्य की सहायता के लिए उपहार के रूप में काफ़ी धन देते हैं। कोई कोई स्टेट है, ऑलमोस्टली सभी देते हैं। ठीक है,
आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं ना उन लोगों को हम। सरकार को विभिन्न देशों द्वारा विशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी उपहार प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी है? WHO है, UNESCO आदि विभिन्न देशों के लिए अनुदान देते हैं। अब देखो पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जिनसे हमें देयता उत्पन्न होती है ना, ठीक है, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। देखो इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा जो ऋण देयता है उन्हें वापस किया जाता है, इसलिए उन्हें सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट से हमें ऋण मिलता है उसको वापस देना होता है ब्याज समेत, तो उससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा मारुति उद्योग में शेयर बेचने जो मौद्रिक प्राप्तियां हुई हैं उनके फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, इसलिए इन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। संक्षेप में पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिन्हें सरकार की देयता उत्पन्न होती है, परिसंपत्तियां कम होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मॉनेटरी रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, देखो पूंजीगत रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के 3 एग्जाम्पल हैं। ऋणों की वसूली करना, उधार एवं अन्य देयताएं, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट। ठीक है, ऋणों की वसूली करते हैं, इनकी सरकार दिए गए ऋण उसकी परिसंपत्तियां हैं, इसलिए ऋणों की वसूली सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। गवर्नमेंट अगर हम किसी को ऋण देते हैं तो उसकी परिसंपत्तियों में कमी होती है, इससे उसकी देयता उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं संघीय प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण अवश्य देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोरोविंग, उधार के देने के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, और जबकि उधार लेने के फलस्वरूप देयता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए उधार लेने के फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार निम्नलिखित स्रोतों से उधार लेती है: सामान्य जनता से, भारतीय रिजर्व बैंक से और शेष विश्व से। ठीक है, सामान्य जनता के लिए जाने वाले उधार को बाजार से लिया गया मार्केट बोरोविंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अन्य प्राप्तियां, जो अन्य साधन रह जाते हैं वो क्या है? विनिवेश से अभिप्राय सरकार द्वारा अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री से। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व को निजी उद्योगपतियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। विनिवेश के फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। विनिवेश क्या है भाई? इससे अभिप्राय की वर्तमान निवेश को कम करने से है। ठीक है, विनिवेश, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट नाम से ही हो रहा है ये। इससे अभिप्राय वर्तमान निवेश को कम करने से। उदाहरणतः भारत सरकार द्वारा मारुति कार में उद्योगों में अपने शेयर बेचकर विनिवेश या अनिवेश कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बजट व्यय, बजट एक्सपेंडिचर। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास या विकासोत्तरीय योजनातर कार्यक्रमों पर किया गया वैसे, यानी कि कोई भी योजना बनाती है, विकास के कार्यक्रमों पर व्यय करती है, तो वो हमारा बजट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑन इट्स प्लान एंड नॉन प्लान प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फर्स्ट है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए सरकार, ये वे सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन है, वजीफे पर किया जाने वाला व्यय है, जो राजस्व व्यय है। इस प्रकार के व्यय से सरकार की कोई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं भाई किन से हमारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, वृद्धावस्था पेंशन, तनख्वाह, वजीफा आदि। उसके बाद ये वे सरकार की देयता को कम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ऋणों पर भुगतान किए गए व्यय के फलस्वरूप सरकार की देयताएं कम होती हैं, इसलिए राजस्व व्यय नहीं माना जाता है। देखो महत्वपूर्ण मद हैं: ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता पर व्यय, प्रतिरक्षा पर व्यय। ठीक है, प्रतिरक्षा पर व्यय वही है जब संकट आता है दो देश पर, हमारी रक्षा करने के लिए जो गवर्नमेंट राजस्व व्यय अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने वाले उस अनुमोदित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता और न ही देयताएं कम होती हैं। नोट, परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के दिए जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय में माना जाता है, यद्यपि कुछ अनुदानों के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अभी पॉइंट देखिए, कैपिटल व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा किसी घरेलू या बहुराष्ट्रीय निगम को शेयर खरीदना कैपिटल व्यय है, पूंजीगत व्यय है। यानी कि कोई भी हम मल्टीनेशनल कंपनी से शेयर खरीदते हैं तो क्या हमारे किस में आता है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि इसके फल सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है, सरकार के एसेट्स में वृद्धि इंक्रीमेंट होता है। ये वे सरकार की देयता को कम करते हैं। दीज एक्सपेंडिचर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा ऋण की वापसी से उसकी देयताएं कम होती, इसलिए पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, साइड में दिया भी हुआ है, जैसे भूमि और भवनों पर व्यय करते हैं, मशीनरी उपकरणों पर व्यय करते हैं, इससे क्या होता है, सरकार की राजस्व व्यय में वृद्धि होती है और देयताएं कम करते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य निगमों पर दिए जाने वाले ऋण। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रकार। किस तरह से गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। विकास के कार्यों पर, डेवलपमेंट, जो हम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, यातायात, सड़कें, नहरें हैं, इस तरह का, बिजली है। एयर इंडिया द्वारा इंडियन एयरलाइंस गैर विभागीय उद्यमों के लिए ऋण। उसके बाद है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्ट सरकार के विकासोत्तर गैर विकास नॉन डेवलपमेंट किया गया, इसके जैसे हम इसके अंतर्गत प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून और व्यवस्था, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर किए जाने वाले को शामिल किया जाता है। विकास व्यय में देश में वस्तु एवं सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि होती है, जबकि विकासोत्तर व्यय में ऐसा नहीं होता है। नहरों के निर्माण पर किया गया व्यय विकास व्यय पर लोगों को दी गई वृद्धावस्था पेंशन अथवा बेरोजगारी भत्ता एक विकासोत्तर व्यय कहलाता है। ठीक है भाई, ये वो है जो गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। योजना वैसे अभिप्राय जो हम एक पूरा प्लान बना के हम किसी जैसे कोई चालू पंचवर्ष योजना के अधीन कार्यक्रमों पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कृषि है, संचार है, उद्योग है, यातायात है। उसके बाद देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उस व्यय से जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। इसका देखो, जैसे उदाहरण है अनुदान है, सुरक्षा, कानून व्यवस्था है, सरकार द्वारा किए गए ऋणों का ब्याज का भुगतान है। ठीक है भाई, उसके बाद फॉर्मूला देखो, टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को प्लस कर देते हैं। उसके अंदर दो चीज़ इंक्लूड होती है, प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप ये टेबल है भाई, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, जो पीछे पढ़ा दिया वही इसमें बताया हुआ है कि बजट में क्या क्या है, राजस्व, रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके पॉइंट बताए हुए हैं अलग अलग, पढ़ लेना एक बार। सार्वजनिक व्यय का महत्व, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। अब ये कह रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसका महत्व क्या है। आर्थिक विकास में उससे वृद्धि होती है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनका कल्याण होता है। उसके बाद मंदी एवं बेरोजगारी में नियंत्रण करने में सहायक मिलती है, असमानता में कमी आती है। ठीक है भाई, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई बजट घाटा, अर्थ प्रकार तथा माप। इसको हम मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। जब तक आप यहाँ से इस वीडियो से पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अपने जो आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं या जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से फुल इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। वही मैंने फुल सिलेबस अपने चैनल पर करवा दिया है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे।